यहाँ उपस्थित सभी सुधी श्रोताजन, योगेश अग्रवाल जी से लेके अरविंद बागड़ी जी तक, जनक दीदी से लेके जयंत भिसे जी तक, प्रमोद भैया से लेकर जो है लक्ष्मी नारायण गुरु जी तक, कांतिलाल जी से लेकर भरत जी तक, अमित मलिक जी से लेकर शास्त्री जी तक, राजेंद्र जी से लेकर सुरेंद्र देवरा जी तक, सभी का आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह मोहन भैया मुझे मिलता रहा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब एकत्रित हो पाए। संजय भैया सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इतना जबरदस्त साहस दिखाया कि जब शहर में युवाओं का सबसे बड़ा आयोजन चल रहा है और शाम का वक्त, फिर भी उन्होंने ये कार्यक्रम करने की घोषणा करी और आज पूरा सभागृह भरा है, तो वो भी धन्यवाद के पात्र। मैंने पिछले कार्यक्रम में ये कहा था कि एक बार एक वक्ता ने, जो भी हमारा कार्यक्रम हुआ था पार्क में, एक वक्ता ने ऐसे ही एक संगोष्ठी में बोलना शुरू किया और इतना बोझिल भाषण दिया, इतना बोझिल भाषण दिया, इतना बुरा, इतना बोरियत भरा भाषण दिया कि प्रथम पंक्ति में बैठे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो उसके घर वालों ने वक्ता पर केस किया कि भाई हमने तो स्वस्थ व्यक्ति घर से भेजा था, इन्होंने ऐसा भाषण दिया कि हृदय गति रुक गई, तो हमने जिसे भेजा था उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और वो तो स्वस्थ था, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर कुछ भी नहीं था। तो इनके भाषण और उससे उपजी बोरियत के कारण ही हृदय गति रुकी है। तो जज साहब ने, नरेगा जी पूरे रिपोर्ट्स वगैरह देखे, चेक करा, जज साहब ने पाया कि बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति था, मैराथन दौड़ता था और एक बोझिल भाषण में ये कर दिया। जज साहब ने कहा कि भाई आपको मैं उम्र कैद की सजा सुना रहा हूँ, शायद फांसी भी हो सकती है, गैर इरादतन हत्या का प्रकरण बनता है, तो तुम्हारी कुछ भी अंतिम इच्छा हो तो बता दो। तो अब देखिए, आपने एक तो वक्ता को बुलाया, फिर शिक्षक को बुलाया और फिर उसके हाथ में माइक थमा दिया। मेरे जैसा ही था, उसने कहा कि जज साहब अंतिम इच्छा ये है कि वो जो पूरा भाषण में वहां दे रहा था, मैं एक बार आपको भी बोल के सुना रहा। तो राजकुमार हिरानी जी ने सबको सिखा दिया कि गंभीर से गंभीर विषय को भी हम हास परिहास से शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपसे ज्यादा करता हूं कि हम कुछ रोचक बातचीत करेंगे। संजय भैया बहुत सुधी है, बहुत गहराई से कोई भी कार्य करते हैं। पिछले 6 सालों से हर बार 2 अक्टूबर से पहले ऐसी किसी परिचर्चा की चर्चा होती है और हमेशा विषय होता है वर्तमान परिवेश में गांधी जी की प्रासंगिकता। मेरे ख्याल से इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं सबको विषय मात्र से ही कष्ट होने लगता होगा। तो हमारे संजय भैया धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने प्रासंगिकता पर कोई बहस नहीं करी। उन्होंने कहा बदलता जमाना और गांधी। भाई थोड़ा साइड हो जाए। अब मैं कुछ बात करना चाहता हूं। जो लोग प्रासंगिकता पर कार्यक्रम करते हैं उनके लिए भी कुछ मैं कहना चाहता हूं। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने और एक बड़ा जर्नलिस्ट, वॉल स्ट्रीट का जर्नलिस्ट उनके पास गया और उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, सारा चीफ ऑफ डिफेंस सब आपके अधीनस्थ आता है, आपकी एक इच्छा बताइए, पिछली शताब्दी में अगर किसी एक व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं है उससे मिलने की और 1 घंटे समय बिताने की इच्छा अगर आपकी है तो कौन वो शख्सियत है? मॉर्गन मुनरो से मिलना चाहते हैं आप? जैसे लोग होते हैं ऐसा सोचते हैं, क्योंकि वॉल स्ट्रीट था इसलिए उन्होंने मॉर्गन मुनरो के बारे में सोचा। किससे मिलना चाहते? रूजवेल्ट से आप मिलना चाहते हैं। तो जो प्रासंगिकता पर कार्यक्रम करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि बराक ओबामा ने कहा है कि मैं, अगर मुझे ये विशेष अधिकार, ये मुझे पे कोई कृपा हो कि पिछली शताब्दी में किसी एक व्यक्ति के साथ मुझे 1 घंटा बिताने को मिले तो मैं महात्मा गांधी के साथ 1 घंटा बिताना। चलिए कॉइन को फ्लिप करते हैं। अमेरिका तो दुनिया का बहुत उन्नत देश है, बौद्धिकता है, वहां सब कुछ है, वहां बाजारवाद भी है, बौद्धिकता भी है, परोपकार भी है, अवसरवादिता भी है। यमन की बात करते हैं।
दुनिया का एक अशांत देश है, छोटा सा देश है यमन। यमन में भी एक 30 वर्षीय लॉयर ने और अधिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए एक गांधीवादी आंदोलन चलाया और यमन में उस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया। तवाई मरक्कलम ऐसा कुछ नाम है उनका, 30 वर्षीय लॉयर है वो, और अपनी इस गांधीवादी सोच और इस गांधीवादी आंदोलन के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 30 वर्ष की उम्र में। और हिंदुस्तान के ही कुछ लोग थे जिन्हें इस बात पर डाउट था, किसी अखबार ने लिख दिया संजय भैया, तो उन्होंने उनसे मेल किया कि क्या आप वाकई में गांधी जी की सोच से प्रेरित हैं? तो उसने उस मेल के जवाब में अपने स्टडी रूम का एक पिक्चर लेकर उनको ईमेल किया और उनके स्टडी रूम में, वो जो 30 वर्षीय लॉयर है यमन की, उनके स्टडी रूम में महात्मा गांधी का एक हैंडमेड पोर्ट्रेट है। तो बराक ओबामा से यमन की वो जो नोबेल लॉरेट है वहां तक गांधी जी का फैलाव है। ये अलग विषय है कि वो 3 कॉन्टिनेंट्स में रहे, ये अलग विषय है कि वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, वो एक रिलीजियस थिंकर भी थे, वो एक राइटर भी थे, वो एक पॉलिटिकल रिफॉर्मर भी थे, 5-6 तो प्रोफेशंस थे, ये अलग विषय है। लेकिन जो उनकी अपील है वो जहां तक पहुंचे, उस पर अगर आज कोई प्रासंगिकता पर बात करता है तो वो सिर्फ अज्ञान है और कुछ भी नहीं है। रामचंद्र गुहा साहब को एक इनविटेशन आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इनविटेशन आता है, और गुहा साहब को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बुलाती है और कहती है कि गांधी जी पे हम एक कोर्स शुरू करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप आए और पढ़ाएं विजिटिंग फैकल्टी के तहत। अब रामचंद्र गुहा साहब बड़े बड़े फेमस व्यक्ति हैं, बैंगलोर में थे, उन्होंने सोचा कि यार मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जाऊंगा यहाँ से सब छोड़कर पढ़ाने, और उनके भी मन में यह संशय आ गया कि कौन पढ़ेगा गांधी को, कौन पढ़ना चाहता होगा, क्योंकि विदेशों की यूनिवर्सिटी की क्लास में 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 12 लोग होते, वहां ऐसे 50-60 लोगों की क्लास होती नहीं। तो 5-6-7 लोगों को पढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा जाके। उनके मित्रों से उन्होंने गुहा साहब ने चर्चा करी, मित्रों ने भी कहा कि भाई गुहा इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, तुम्हें वहां कुछ गुजराती लोग मिलेंगे जो माइग्रेट हो गए, जो अपने बच्चों को गांधी जी के बारे में बताना चाहते, 5-7-8 लोग मिलेंगे। बट रामचंद्र गुहा साहब से रहते नहीं बना, वो वहां गए, और जब पहले दिन वो क्लास में प्रवेश करते हैं तो तकरीबन 100 विद्यार्थी उन्हें मिलते हैं, जिसमें से सिर्फ 5 इंडियन ओरिजिन के होते हैं, सिर्फ 5। 95 इजिप्ट के, इजराइल के, यूएस के, रशिया के लोग हैं जो गांधी जी के बारे में कोर्स पढ़ना चाहते हैं। ये कोई एक दिन की वर्कशॉप नहीं है, ये कोर्स है। जो भी चाहे वो टेडेक्स पे गुहा साहब का टॉक है, उसमें वो ये बात कह रहे हैं। तो गांधी जी की अपनी एक अपील है, और वो जहां तक पहुंचे हैं, मुझे लगता है पिछली शताब्दी में हम तुलना भी नहीं कर सकते कि कौन उनके बराबर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो ये तो पहली बात हो गई। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं, बदलता जमाना और गांधी। एक बात गौर करिएगा, आप किसी से भी मिले, प्यून से लेकर आप एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले, बिजनेसमैन से लेकर एक चाय और पोहे बेचने वाले से मिले, आप जिससे भी मिले थोड़ा सा भी कुरेंगे, आप पूछेंगे कि कैसा चल रहा है जिंदगी में, तो वो नरेंद्र साहब कहेगा सब ठीक चल रहा है, दाल रोटी बढ़िया चल रही है, लेकिन एक खालीपन है, या ये कुछ मजा नहीं आ रहा है, या कुछ बेचैनी सी है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वॉइड। एक अजीब किस्म की प्यास, एक अजीब किस्म का खालीपन, एक अजीब किस्म की बेचैनी। ये वर्तमान के दौर में आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए तो आप पाएंगे कि उसके भीतर एक वॉइड है, क्योंकि रोजी रोटी तो ईश्वर सभी को दे देता है, लेकिन फिर भी लोगों के भीतर एक वॉइड है। क्यों? और गांधी जी से इसका क्या संबंध है? इसी पर आज हम सबसे पहली बात जो है वो करना चाहते हैं। मनुष्य जो है, मैं समझता हूं, वो एक बीज होता है, कुछ होने की संभावना, और जो होने की संभावना आप हो, अगर हो गए तो आनंद है, और नहीं हो पाया तो दुख है। सबसे बड़ा दुख इस जीवन में क्या है? जो होने की संभावना है वो मैं नहीं हो पाया।
इससे बढ़कर और कोई दुख नहीं है। और सबसे बड़ा आनंद क्या है? जो होने की संभावना है वो में हो गया, ये आनंद है। अब हमें लगता है, सबको लगता है कि हमारी महत्वाकांक्षा है जो हमें वहां तक ले जाती है। जो कुछ भी होने की संभावना हमें है, जो पोटेंशियल हमारा है, जो सामर्थ्य हमारा है, उसको अनर्थ, उसको सतह पर जो है, अनर्थ तो अंग्रेजी वाले अनर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, अनफोल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसको सतह पर हमारी एम्बिशन लाती है। हम उस एम्बिशन के तहत दौड़ते रहेंगे तो जो कुछ भी होने की संभावना है वो हम हो जाएंगे। हर व्यक्ति जो है वो एम्बिशन ड्रिवन है। और ऊपर से हमारी फ्रेटर्निटी, शिक्षाविदों की फ्रेटर्निटी जो लगातार एम्बिशंस को फ्यूल किए जाती है, 11th 12th से लेके कोचिंग क्लासेस से लेके कॉलेजेस से लेके यूनिवर्सिटी तक इस महत्वाकांक्षा को पोषित किया जाता है लगातार। और ये महत्वाकांक्षा जो है ये मस्तिष्क से जन्म लेती है, अहंकार से जन्म लेती है, अहंकार को भी पोषित करती है। ये महत्वाकांक्षा आपको एक दौड़ का हिस्सा बनाती है। ये महत्वाकांक्षा जो है आपको अशांत करती है। ये महत्वाकांक्षा जो है धीरे धीरे आपके भीतर जो गुण है उनका भी नाश करती है। ये महत्वाकांक्षा जो है आपको गुलाम बनाती है। ये महत्वाकांक्षा जो है प्रतिस्पर्धा से बहुत ज्यादा प्रेरित होती है। महत्वाकांक्षा हम माने या न माने विश्वभुजी ही होती है। और इसके विपरीत अगर एक दूसरी चीज का एनालिसिस किया जाए, महत्वाकांक्षा के जस्ट ऑपोजिट, निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम, निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम। अब उसको अगर हम अपना ड्राइविंग फोर्स बनाए, अब थोड़ी अजीब बात है, क्योंकि आदमी जो बनना चाहता है निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम उसे वो थोड़ी बना सकता है, ऐसा हमें लगता है। हमें लगता है हमारी एम्बिशन ही जो है वो हमारा इंजन है, वो ही हमारी गाड़ी को खींचे। लेकिन आज मैं जो सबसे पहली बात ये करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं कि आप में जो कुछ भी बनने की संभावना है, महत्वाकांक्षा आपको वहां तक नहीं पहुंचाए और निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम आपको वहां तक पहुंचाएगा। और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं और कुछ उदाहरणों पर भी मैं आज ये चर्चा करना चाहता हूं। निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम, क्योंकि वो हृदय से पैदा होता है, वो हृदय को संतुष्ट करता है, क्योंकि वो आपको रचनात्मक बनाता है, क्योंकि वो आपको सृजनात्मक बनाता है, उसके तहत धीरे धीरे आपके गुण विकसित होने लगते हैं। क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम आपको स्वतंत्र बनाता है। क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम जो है आपके भीतर की संकीर्णता को समाप्त करता है। महत्वाकांक्षा से तुलना करिए निस्वार्थ भाव से किए गए प्रेम की। और हम गांधीइज्म की ही बात कर रहे हैं, हम गांधीइज्म की ही बात कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात सही ढंग से शुरू करना चाहता हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम एक बीज हैं कुछ बनने की संभावना, तो महत्वाकांक्षा हमें वो बनाएगी या निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम हमें वो बनाएगा। मैं ये इस विषय पर बात सबसे पहले करना चाहता हूं। स्टैनफोर्ड में 2 विद्यार्थी दीदी पढ़ाई कर रहे थे। जनरल दीदी उनके पास सेमेस्टर की फीस भरने के पैसे नहीं थे, बच्चे थे। उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, संगीत का कार्यक्रम करते हैं, किसी संगीतकार को बुलाते हैं, टिकट विकेट बेचते हैं, खर्चा भी निकल जाएगा और कुछ पैसे बच जाएंगे, उससे फीस भर देंगे। तो ये दोनों विद्यार्थी जो है, शायद स्टैनफोर्ड के थे, हार्वर्ड के थे, मुझे ठीक से याद नहीं, ये दोनों विद्यार्थी उस वक्त के एक फेमस पियानोइस्ट के पास जाते हैं, पेडरवस्की के पास। पेडरवस्की पोलैंड के फेमस संगीतकार हैं, पियानो बजाते थे। तो ये पेडरवस्की के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में एक संगीत का कार्यक्रम करना चाहते हैं, आप आइए। हमें मालूम है आप एक कार्यक्रम के $2000 लेते हैं, हम देंगे आपको, हम टिकट बेचेंगे, आपके टिकट बेच के $7-8 हजार हो जाएंगे, हमारी कुछ फीस की व्यवस्था हो जाएगी और कार्यक्रम हो जाएगा। पेडरवस्की हाँ कर देते हैं। रविवार के दिन कॉन्सर्ट तय होती है। पेडरवस्की आते हैं, बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। दुर्भाग्य से बहुत ज्यादा श्रोता नहीं इकट्ठे हो पाते हैं, 50-75 लोग इकट्ठे हो पाते हैं, ज्यादा टिकट नहीं बिकते हैं। 2 बच्चे जो कार्यक्रम आयोजित करते बहुत निराश हो जाते हैं। 2 दिन बाद पेडरवस्की से मिलने जाते हैं, उनके पास $1400 रहते हैं टोटल।
और $1400 लेकर वो पेट्रोविस्की से कहते हैं कि $1400 ले लीजिए, 600 और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरेंगे, बर्फ साफ करेंगे, 2-4 महीने में आपको चुकाएंगे। फिर हमने वादा किया है आपसे $2000 देने का, तो हम देंगे। पेट्रोविस्की उस वक्त एक फेमस पियानो बजाने वाले व्यक्ति थे। पेट्रोविस्की चाहते तो $1400 ले लेते, बच्चों से धीरे धीरे करके $600 भी ले लेते। पेट्रोविस्की का दोनों विद्यार्थियों से कोई परिचय नहीं। पेट्रोविस्की पूछते कि क्या क्या कारण था कि तुमने कार्यक्रम किया, तो दोनों विद्यार्थी ईमानदारी से बता देते हैं कि भाई फीस भरने के पैसे नहीं थे। सच कहें तो हमें संगीत में कोई रुचि नहीं है, सच बोल देते हैं। जब आदमी उम्र में कम होता है तभी तो सच बोलता है, तो उम्र बढ़ती चली जाती है तो फिर सारा चतुराई आती चली जाती है। तो पेट्रोविस्की मुस्कुरा देते हैं और पेट्रोविस्की कहते हैं कि बेटा ये $1400 या $1600 जो भी है ये तुम रख लो, तुम अपनी फीस भर देना। मैं मान लेता हूं कि कॉन्सर्ट मैंने फ्री में कर दिया। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ पर शुरू होती है, क्योंकि पेट्रोविस्की उन दोनों बच्चों का नाम भी नहीं पूछते हैं। निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम। दोनों कॉन्सर्ट के लिए आपको बुक करते हैं, आप जाते हैं, संगीत बजाते हैं, वो 2 दिन बाद आते हैं, कहते हैं पैसे नहीं दे पाएंगे। पेट्रोविस्की पैसे माफ कर देते हैं, वो पैसे भी उन्हें दे देते हैं, कहते हैं फीस भर दो, नाम भी नहीं पूछते। राइट, हमें लगता है कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। समय लगता है, कुछ वर्ष बीतते हैं, पोलैंड में राजनीतिक उथल पुथल होती है और पूरा पोलैंड मिलकर एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले बड़े हृदय के संगीतकार को चुनता है और पूरा पोलैंड पेट्रोविस्की को बनाता है अपने देश का राष्ट्रपति। पेट्रोविस्की बनते हैं पोलैंड के राष्ट्रपति। पेट्रोविस्की ने जब वो कॉन्सर्ट के पैसे छोड़े तब वो संगीतकार ही थे, और उन दोनों विद्यार्थियों का नाम आज तक पेट्रोविस्की को नहीं मालूम है। पेट्रोविस्की बनते हैं पोलैंड के राष्ट्रपति। कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती, मैं तो मानता हूँ कहानी यहाँ पर शुरू होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है साहब, पोलैंड में जबरदस्त समस्या होती है, पोलैंड में अकाल पड़ जाता है, लोग भूखे मरने लगते हैं, इतना जबरदस्त प्रॉब्लम होता है अनाज का। पेट्रोविस्की क्योंकि राष्ट्रपति होते हैं तो उन पर दबाव आता है कि मैं अगर इस मुल्क को अभी नहीं बचाऊंगा, लाखों लोग मर जाएंगे, तो मैं कैसे अपना चेहरा लोगों के सामने लाऊंगा। पेट्रोविस्की बहुत दुखी होते हैं और कुछ ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो कहीं से उन्हें पता चलता है कि अमेरिका में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन। वो उस डिपार्टमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन को संजय भैया एक पत्र लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, पोलैंड के राष्ट्रपति के तौर पर पत्र लिखते हैं, कहते हैं हमें मदद कीजिए। ये पत्र जितने भी दिन में पहुंचता है और तुरंत ही अमेरिका के उस विभाग से मदद आना शुरू हो जाती है। और पेट्रोविस्की को समझ में नहीं आता कि एक पत्र से मदद मिलना शुरू हो गई और मदद आना शुरू हो जाती है, और 6 महीने तक अनाज के कंटेनर आते हैं। 6 महीने तक, जब तक पोलैंड स्वयं खेती में आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है तब तक कंटेनर आते हैं, और पोलैंड में हर्ष की लहर दौड़ जाती है और पोलैंड के लोगों की जान बच जाती है। और पेट्रोविस्की फिर 6 महीने बाद अमेरिका जाते हैं, उस विभाग में जाते हैं और समय मांगते हैं जो भी हेड रहता है उससे मिलने का। वो अमेरिका के विभाग का हेड तो बड़ा आदमी होता है, वो कहता है कि भाई लंच में मिलेंगे, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, लंच में मिलेंगे। तो पेट्रोविस्की लंच में मिलने जाते हैं, गुस्से से अभिवादन करते हैं और कहते हैं साहब कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आपने मेरा सम्मान बचाया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सामने कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि सर आप मुझे धन्यवाद क्या दे रहे हैं, धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए, क्योंकि आप नहीं होते तो उस दिन मेरी फीस यूनिवर्सिटी की कौन भरता। मैं हर्बर्ट हूवर हूं सर। वो 2 में से जो एक बात कर रहा था ना, उसके पास जो चुप बैठा था लड़का, वो मैं हूं, हर्बर्ट हूवर। और आपका पत्र देखा तो आंसू आ गए। आपका पत्र तो मेरे लिए भगवान का संदेश है, और आपको मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं भोजन आपके साथ कर सकूं। और कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है। हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि आपका जो पोटेंशियल है, महत्वाकांक्षा वहां ले जा रही है कि निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम वहां ले जा रहा है। हर्बर्ट हूवर
कि कृतज्ञता देखिए, तो नहीं तो ग्रेटिट्यूड, तो आजकल तो एक नया कोटेशन है, नए जमाने में ग्रेटिट्यूड का कोई पास्ट टेंस नहीं होता है। आजकल ये कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड का कोई पास्ट टेंस नहीं होता। हर्बर्ट हूवर का चरित्र देखिए, और जो सबसे मजेदार बात है, यही हर्बर्ट हूवर आगे चलकर बनता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 31वां राष्ट्रपति। और दोनों का चरित्र देखिए, बड़ा बनने से पहले का चरित्र देखिए, बड़ा बनने से पहले का दिल देखिए, और बड़ा बनने से पहले जो निस्वार्थ भावना उनमें थी वो देखिए। तो ये बहुत विचारणीय बात है कि हमारी महत्वाकांक्षा हमें हमारे सामर्थ्य तक पहुंचाती है कि निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम हमें अपने सामर्थ्य तक पहुंचाता है। इतिहास को और खंगालना चाहिए, शायद ऐसी कई कहानियां हमें मिली। और मैं बताऊं, मैंने दुनिया में जितने भी लोग जो बहुत कुछ करते हैं, बदलाव लाते हैं, उनमें एक सूफियाना एलिमेंट होता है। बहुत बड़ा उद्योगपति, उसमें भी एक संत की आत्मा होती है। जैसे आनंद महिंद्रा, मैं उनके कुछ करीबी लोगों को जानता हूं, बहुत बड़े बिलियनर है, लेकिन दीदी उनमें कुछ है, उनका मन द्रवित होता है, आज भी उनका हृदय भर जाता है। मतलब ये जो लोग हैं, इनका मस्तिष्क भी विकसित होता है और हृदय भी विकसित होता है। सबसे बड़ी समस्या जो हो गई वो ये है कि शिक्षा प्रणाली ने मस्तिष्क तो विकसित कर दिया है पर हृदय विकसित नहीं किया है। और अब जो पौध है वो विकसित मस्तिष्क है, लेकिन हृदय विकसित न होने के कारण प्रतियोगी मस्तिष्क है। और ये जो विकसित मस्तिष्क, जिसका हृदय विकसित नहीं है, जो प्रतियोगी मस्तिष्क है, ये जो है उस वॉइड के लिए, उस खालीपन के लिए, उस बेचैनी के लिए जिम्मेदार है। यही तो है जो डिप्रेशन है, यही तो है जो शादी करने के बाद बच्चे पैदा नहीं कर रहा। मुझे तो आश्चर्य होता है, मैं बैंगलोर में कुछ ऐसे लोगों से मिला जो मुझे इस तरह से परिचय करा रहे हैं, हम डिंग कपल्स हैं, डबल इनकम, नो किड्स। मैं समझता हूं इस दुनिया में छोटे बच्चे से बढ़कर तो कोई आनंद ही नहीं। तो ये कौन सी बात है जो दोनों कमाना चाहती है और बच्चे नहीं चाहती है? ये वही है जो डिप्रेशन में है। ये वही है जो 1, 2, 3, 4 रिलेशनशिप के बाद भी जिनकी किसी से नहीं बनती है। ये वही है जो दिन भर जिम करते रहते हैं फिर भी इनका हार्ट फेल हो जाता है, क्योंकि उस हृदय का विकास ही नहीं हुआ। तो थोड़ा सा भी ज्यादा धड़केगा तो फेल होना तय है। ये वही है जो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ देता है और डिनर के टेबल पर ये बहस करता है कि बाकायदा उन लोगों को अलग रखना चाहिए, वो हमारे साथ तारतम्य नहीं बैठा पाते हैं, उनकी अपनी कम्युनिटी होना चाहिए। इस तरह की बातें लोग करते हैं खाने की टेबल पर। महात्मा गांधी को एक निमंत्रण मिला कि बापू नोआखली में हमने वृद्धाश्रम खोला है, आप आइए और उद्घाटन करिए, फीता हम आपसे कटवाना चाहते हैं। गांधी जी ने 5 लाइन का जवाब दिया कि नोआखली में वृद्धाश्रम खोला है ना, ये उत्सव बनाने की, कार्यक्रम करने की, फीता काटने की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। नोआखली में खुले हुए वृद्ध आश्रम को जब ताला डालने की स्थिति पैदा हो जाए ना, उस पूरे शहर में अंतिम खुले हुए वृद्ध आश्रम को भी ताला डालने की स्थिति हो जाए, तब ताला डालने का समारोह करेंगे और मैं आऊंगा। तो हृदय विकसित होना, मस्तिष्क विकसित होने के साथ साथ बहुत जरूरी है। यही असंतुलन जो है ये वॉइड पैदा करता है। और लोग कहते हैं बच्चों को एम्बिशियस बनाइए, मत बनाइए एम्बिशियस। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो क्लास में प्रथम आते हैं, हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अंतिम भी आए तो मुस्कुराते रहें। मैंने तो सत्यसाई विद्या विहार में सजेशन दिया था कि साहब जो अंतिम 10 है उनका सम्मान करते हैं, हालांकि रिजेक्ट कर दिया गया वो कि व्यावहारिक दृष्टि से सही नहीं है, लेकिन जो अंतिम 10 आए उनका भी करना चाहिए भाई, कि तुमने इतनी गंभीरता से पढ़ाई तो नहीं लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये मैं शिक्षा होने के बावजूद कह रहा हूं। जब मेरी फर्स्ट बैच थी, यहाँ कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, फर्स्ट बैच में एक लड़का था जिसको हर सेमेस्टर में टिकट दिया, लखन पटेल। टीचर कहते थे कि साहब ये कैसे पढ़ेगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा। एक दिन उसको इंडस्ट्री हाउस के पास एक मोबाइल मिल गया किसी का गिरा हुआ, वो
पौन घंटे तक ढूंढता है किसका मोबाइल है। उसी मोबाइल पे फोन आया, महू का कोई व्यक्ति था, उसने कहा 1.5 घंटा लगेगा मुझे आने में। 3.5 घंटे वो इंडस्ट्री हाउस पे खड़ा रहा और उस व्यक्ति को उसने मोबाइल लौटाया। जब लखन पटेल ने मोबाइल लौटाया तो वो व्यक्ति इतना हतप्रभ हो गया, उसने पूछा तुम कौन से कॉलेज में पढ़े हो? उसने कहा मैं इंदौर इंदिरा में पढ़ा हूं। तो अगले दिन मुझे ढूंढता हुआ आया कि भाई तुम क्या करा रहे हो लोगों को, ये जो ऐसा ईमानदार बच्चा पैदा हुआ। और वो लखन पटेल जो उस क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, वो कहीं पहुंचे हो या ना पहुंचे हो, लखन पटेल आज फाउंटेन पंप्स का मालिक है और बहुत बड़ी कंपनी है फाउंटेन पंप्स, उसका मालिक इंदौर में ही रहता है, आप चाहे तो चेक कर लें। सो हृदय विकसित होना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी की पूरी जो शिक्षा, पूरा जो मैसेज है, उसमें प्रेम की ताकत पर ही तो सारी बात कही गई है। मैं थोड़े दिन पहले किस्सा पढ़ रहा था, उनका जो नेचुरोपैथी का एक अस्पताल था, लोग क्या करते थे, उनसे मिलने के लिए थोड़ी बहुत भी बीमारी होती थी तो वहां भर्ती हो जाते थे, क्योंकि बापू का नियम था कि वो रोज आते थे वहां पर। तो साउथ इंडिया से एक व्यक्ति भर्ती हो गया वहां, थोड़े दिन बाद वो ठीक हो गया। तो गांधी जी ने कहा कि भाई अब तुम चाहो तो इडली डोसा मंगा के खा सकते हो। तो उसने कहा कि इडली डोसे का तो मन नहीं है, पर एक कॉफी पीने का मन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग साउथ इंडियन कॉफी, पर वो आपके भोजनालय में नहीं है। तो गांधी जी मुस्कुराए और कहने लगे अच्छा तो तुम कॉफी के पेशेंट हो। बात खत्म हो गई। लकड़ी की चप्पलें थी, चले गए गांधी जी वहां से। 15 मिनट बाद वो चप्पलों की आवाज वापस आने लगी, शायद गांधी जी वापस आ गए। अपने हाथ में उसके लिए ग्लास में वो कॉफी बना कर लाए और कहने लगे कि अपने आश्रम के किचन में तो नहीं है, पर बा के किचन में कॉफी रहती है और तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ। तो वो हतप्रभ रह गया, क्योंकि वो तो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो धन्यवाद देने लगा। तो गांधी जी ने कहा जब तक गर्म है तब तक पी लो, इसको गर्म है तभी इसको पीना चाहिए। आप देखिए ये, और उससे जस्ट बाद उन्हें कांग्रेस की मीटिंग को अटेंड करना था। तो आप देखिए प्राथमिकताओं का क्रम देखिए, प्राथमिकताओं के क्रम में निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम जो है वो सबसे पहले था। चलती मीटिंग में वो बकरी को लेप लगाने के लिए चले जाते थे, तो सभी को मालूम है, ये बातें तो सभी को मालूम है, मैं यहाँ वो बातें करने नहीं आया हूं। लेकिन वो व्यक्ति जिसने पिछली शताब्दी में सबसे ज्यादा लोगों को इंस्पायर करा, एक आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। अरे ईरान में अब मूवमेंट हो रहा है, हमारे देश में तब हो गया था। हर घर से हर स्त्री जो है स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में शामिल थी। उन्होंने ही तो सारी बस्तियों में हरिजन नाम दिया और उन सब लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया। तो जिस व्यक्ति ने इतने करोड़ों लोगों को मोबिलाइज करा, वो महत्वाकांक्षा के चलते मोबिलाइज नहीं किया। वो आज जीवित होते तो 152 वर्ष के होते हैं। कौन जीता है 152 वर्ष? कोई नहीं, लेकिन वो जी रहे हैं आज भी। हम बात कर रहे हैं ना उन पर। मैंने आपकी पोस्ट डाली तो 4000 लाइक आया, 300 कमेंट आया, 5, 10, 15 ऐसे वैसे कमेंट भी थे, पर स्पंदन तो हुआ। देखिए प्रतिक्रिया का आना, मैं तो इसको बहुत शुभ समझता हूं, मैं तो इसको बहुत शुभ समझता हूं। तो 152-53 वर्षों बाद भी आप देखिए, हर 10 साल में इस दुनिया में एक मूवमेंट होता है, हर 10 साल में होता है, हर 5 साल में एक मूवमेंट होता है। और सारे बड़े पब्लिक मूवमेंट, अच्छा अपन पिछले 50, 70, 80 सालों के बड़े पब्लिक मूवमेंट्स की बात करते हैं। मार्टिन लूथर किंग वाला मूवमेंट, विष्णु भैया गांधीइज्म पर बेस्ड है। मार्टिन लूथर किंग वाला पूरा, नेल्सन मंडेला जी वाला मूवमेंट गांधीइज्म पर बेस्ड है। आंग सान सू की म्यांमार गांधीइज्म पर बेस्ड है। यमन वाला मूवमेंट गांधीइज्म पर बेस्ड है। पोलिश सॉलिडारिटी मूवमेंट, पोलैंड का बहुत बड़ा मूवमेंट है सॉलिडारिटी, आप पढ़िएगा ईस्ट यूरोप के बारे में, पूरी तरह से गांधीइज्म पर बेस्ड है। अन्ना हजारे का मूवमेंट, अन्ना हजारे का मूवमेंट कौन सी विचारधारा का मूवमेंट? पूरी तरह से गांधीइज्म पर बेस्ड है। देखिए आप पिछले 50-100 सालों में हर बड़ा जो मूवमेंट है, जो
झकझोर देता है लोगों को और खींच लाता है उन्हें मुख्य धारा में, जो सड़कों पर लोगों को लेकर आता है, वो कौन सा मूवमेंट है, वो कौन सा विचार है और वो कौन सी विचारधारा है? वो महात्मा गांधी का ही विचार है, वो उन्हीं की विचारधारा है। जब जब प्रकृति से किसी भी मुल्क में असंतुलन होता है, जब जब एक शोषक शोषण करना शुरू करता है, जब जब अन्याय होता है, कोई ना कोई उसके खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा होता है। एक धड़ा कहता है कि बंदूक का जवाब बंदूक से देंगे, और एक विचारशील व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि बंदूक का जवाब बंदूक नहीं है, क्योंकि अति से सिर्फ क्या पैदा होगी? अति पैदा होगी। और फिर वो अपने आप ढूंढता है, खंगोलता है, खंगालता है, गांधी जी के बारे में पढ़ता है, जानता है, सुनता है, और उसके भीतर जो है छोटा सा गांधी पैदा हो जाता है। चाहे वो यमन की नोबेल लॉरियट हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे वो ईरान में कुछ जो लड़कियां हैं जो कर रही हैं, चाहे टर्की में हो गया था अभी थोड़े दिन पहले, सऊदी में भी हो ही गया था, वो तो जैसे तैसे करटेल कर दिया गया उसको। आप देखिए किस तरह गांधी की आत्मा अलग अलग लोगों को प्रभावित करती रहती है। उल्टा सोचिए, कौन से बड़े मूवमेंट हैं जिसमें इस तादाद में लोग इन्वॉल्व हुए? रीगल पर जो मूवमेंट था उसमें 50,000 लोग थे, आप सब यहीं थे। 50,000 लोग थे उस मूवमेंट, जो अन्ना हजारे का मूवमेंट था। 50,000 पीपल, कौन से राजनीतिक आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हुए? उससे पहले और उसके बाद नहीं हुए। तो ये उसी ही विचार की जो ताकत थी। क्रक्स गांधीज्म पर बात करें तो आप अगर ओरिजिनल सब्सटेंस की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा पावरफुल थॉट है वो है साधनों की शुचिता। और इसका भी मैं किस्सा बताता हूँ भैया। मैं बहुत छोटा था तो मैंने महात्मा गांधी पर एक परिचर्चा की, और मैं प्रोफेसर अरविंद मारू जी के घर गया कि मैंने परिचर्चा तो रख ली है, अब मैं बोलूँ क्या? तो उन्होंने मुझे डांटा और 2.5 घंटे मुझे लेक्चर दिया। अरविंद मारू साहब को बहुत सारे लोग जानते होंगे यहाँ। उन्होंने मुझे उस दिन समझाया कि महात्मा गांधी का मूल विचार क्या है। साधनों की शुचिता, प्योरिटी ऑफ मीन्स, एंड्स और मीन्स दोनों प्योर होना चाहिए। हमारा मकसद भी पवित्र होना चाहिए, उसे प्राप्त करने का साधन भी पवित्र होना चाहिए। हमारा फोकस सिर्फ साध्य पे रहता है, साधन पे नहीं रहता है। जैसे तैसे हमें आईआईटी क्लियर करना है, जैसे तैसे हमें टॉफिल में ज्यादा नंबर लाने हैं, जैसे तैसे हमें पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में फाइनेंस का कोर्स करना है, जैसे तैसे बस नौकरी पाना है, जैसे तैसे नौकरी में चलते रहना है, जैसे तैसे बस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना, ये प्रीचिंग है, ये अपब्रिंगिंग है, ये पेरेंटिंग है। साधनों की शुचिता, प्योरिटी ऑफ मीन्स। और आप ये भूल जाइए कि हम आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए रैशनल बात करते हैं, 1 मिनट के लिए साइंटिफिक बात करते हैं। साधन ही निजाम भाई साध्य बनते हैं। बीज ही तो वृक्ष बनता है, बीज ही पौधा बनता है, पौधा ही पल्लवित होता है, पौधा ही वृक्ष बनता है, उसी में से फूल फल सब्जी निकलते हैं। जब तक छुपा हुआ है उसके भीतर तत्व, तब तक बीज है। जब बाहर आ जाएगा तो फल है, फूल है, वृक्ष है। तो साधन ही तो विकसित होकर साध्य बनते हैं। हम जो आज चुनते हैं वही तो हमारा कल बनता है। ये जो विद्यार्थी कुछ आए हैं, जो आप पढ़ रहे हो वही तो आपका करियर बनेगा। पत्रकारिता पढ़ रहे हो, जब पढ़ रहे हो ईमानदारी से, तो आप एक बेहतर पत्रकार बनोगे। और जो पत्रकारिता आपकी दिखेगी खिलती हुई, वो क्या है? वो जो साधन है जिसका आपने ईमानदारी से जो है पोषण किया है। तो साधन ही विकसित होकर जो है वो साध्य बनते हैं। पहला कदम ही तो अंतिम कदम की ओर हमें ले जाता है। अगर हमें फूलों से प्यार करना है तो जड़ को ही तो सहेज के हमें रखना है, और बीज ही तो अल्टीमेटली वृक्ष बनता है, पौधा बनता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। और इसके भी अगर आप और मूल में जाओ तो गांधी जी का शायद ये मानना होगा, शायद ये सोचना होगा कि बदलाव जो है वो बाहर के इन्फ्लुएंसेस से हम में हो, इसकी संभावना कम है। और भीतर से जब घटित होती है ना क्रांति, दुनिया की कोई भी क्रांति सबसे पहले व्यक्ति के भीतर घटित होती है, उसके बाद वो बाहर प्रकट होती है। तो जो
ओरिएंटेशन था उनका वो इनसाइड आउट था, आउट से इन नहीं था। गांधी जी ने इस दुनिया को जीतने की बात नहीं करी, उन्होंने इस दुनिया को जानने की बात की। जो इस दुनिया को जान जाता है जीतने का विचार ही त्याग देता है, जो नहीं जानता वही तो जीतना चाहता है। और फिर सिकंदर बन के खाली हाथ हथेली करके उसकी शव यात्रा निकलती है। तो जो पढ़ेगा गांधी को वो सिर्फ जीवन को जानना चाहेगा। और भीतर से हर क्रांति भीतर से घटित होती है। स्वामी विवेकानंद प्रेम पर बोलने जा रहे थे, निस्वार्थ प्रेम पर, अमेरिका बोलने जा रहे थे। रामकृष्ण परमहंस जीवित नहीं थे, माँ शारदा से आशीर्वाद लेने गए। आशीर्वाद लेने गए तो माँ शारदा ने कहा मैं देती हूँ 2 मिनट में आशीर्वाद। हमारी जनक दीदी जैसी थी वो भी। तो कहा विवेकानंद ये जो छुरी पड़ी है जरा दे मुझे उठा के। तो स्वामी विवेकानंद ने छुरी को उठाया, फलक से छुरी को उठाया और डंडे को माँ शारदा की तरफ कहा और कहा लीजिए। माँ शारदा ने डंडे से छुरी को पकड़ा और कहा कि तू सुपात्र है निस्वार्थ भाव से प्रेम पर बोलने के लिए, तू बिल्कुल राइट व्यक्ति है, मेरा आशीर्वाद है। तो छुरी को पकड़ना तो बाहर की बात है, पर कैसे पकड़ना ये भीतर से तय होता है। और गांधी जी ने दोनों यात्रा एक साथ करी, बाहर की यात्रा भी और भीतर की यात्रा। महात्मा गांधी से बढ़कर व्यावहारिक व्यक्ति कोई नहीं था, उनसे बढ़कर प्रैक्टिकल, शार्प, इंटेलिजेंट, विजनरी व्यक्ति नहीं था। आंदोलन देखिए, आंदोलनों का क्रम देखिए, क्या कोई पॉलिटिशियन करेगा। कब क्विट इंडिया मूवमेंट होना है और कब सविनय अवज्ञा होना है और कब सत्याग्रह होना है और कब अनाउंस किया गया सत्याग्रह वापस लेना है, टाइमिंग देखिए और आप पाएंगे कि इनसे इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन कोई नहीं है। और पढ़िए उनको तो आप पाएंगे कि उनसे बेटर रिलीजियस फिलोसोफर कोई नहीं है। और घोस्ट राइटर्स की मदद नहीं लेते थे, माफ कीजिएगा, खुद लिखते थे अपना हर भाषण। और तारतम्य नहीं होता था, लेकिन विचार ऐसा पावरफुल होता था कि उसका असर होता था। तो महात्मा गांधी को जो पढ़ लेगा वो तो फिर उसके बाद तो किसी किस्म की और संवाद की आवश्यकता रह ही नहीं जाए, किसी किस्म के और संवाद की आवश्यकता रह ही नहीं जाए। तो भीतर और बाहर की भी जो व्याख्या, दोनों यात्रा महात्मा गांधी ने बहुत ही अद्भुत करी, दोनों को इंटीग्रेट किया। मैं समझता हूं कि वो इंटीग्रेटेड जीवन की सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि ये उन्होंने लिखा है कि भीतर की यात्रा में धर्म और अध्यात्म की मदद लीजिए, बाहर की यात्रा में विज्ञान और शिक्षा की मदद लीजिए। बाहर की यात्रा विज्ञान और शिक्षा की मदद से करेंगे तो आपको सुख मिलेगा, भीतर की यात्रा अध्यात्म और धर्म की मदद से करेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। और इस जीवन में आपको दोनों चाहिए, सुख भी चाहिए और आनंद भी चाहिए। और ये याद रखिए कि सुख क्षणिक है, आनंद की उम्र कंपैरेटिवली लॉन्गर है, परमानेंट तो वो भी नहीं है लेकिन लॉन्गर है। महात्मा गांधी को किसी को समझना, बदलता जमाना और गांधी इतना अमेजिंग आपका विषय है। इस दुनिया की प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप उन पर बात करते हैं। आप मानते हैं ड्रग्स बहुत बड़ी समस्या है, अभी रैंकिंग करी गई तो तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ड्रग्स है। हमारे इंदौर शहर में 60% विद्यार्थी शायद इसकी चपेट में है। ड्रग्स के मूल में क्या है? पलायन। आदमी बचना चाहता है अपनी वर्तमान स्थिति से। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उससे साथ वाला अच्छा है। वो दिखने में अच्छा नहीं है, उससे साथ वाला अच्छा है। वो अमीर नहीं है, उससे साथ वाला अमीर है। इस वस्तु स्थिति से नौजवान बचना चाहता है तो कोई पाउडर, कोई गोली, कोई शराब का वो सेवन करके इस बात को भूलना चाहता है। और अगले दिन जब फिर उसी स्थिति में अपने आप को पाता है तो और ज्यादा सेवन करता है, धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या आज जो है वो ड्रग्स है। ड्रग्स के मूल में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है भैया, हीन भावना है। ड्रग्स के मूल में क्या है? हीन भावना है। अब आप गांधीइज्म को इससे लिंक करिए। गांधी जी तो महत्वाकांक्षा के खिलाफ ही थे, वो तो सिर्फ निस्वार्थ भाव से किए गए प्रेम और सेवा कार्यों का ही प्रशिक्षण देते थे, बस टाइम वेस्ट न हो इसका भी, क्योंकि वो बहुत व्यावहारिक थे। एक बार किसी ने उनसे कहा कि साहब देखिए वो आप उस शराबी को लाए थे आश्रम, तो आदत तो छूटी नहीं, वो खादी तो पहनने लगा, लेकिन अब देखिए वो फिर शराब खाने में चले गया, खादी तो पहना हुआ है। तो गांधी जी की दृष्टि माँ की दृष्टि थी। उन्होंने कहा कि
चलो खादी शराब खाने तक तो पहुंची, मां की दृष्टि ऐसी होती है। तो इस दुनिया में जितनी ईर्ष्या है, जितनी जेलेसी है, जितनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको ओवरकम करने का सिंपल तरीका है कि महत्वाकांक्षा के का जो स्टेरॉइड सारे शिक्षाविद दे रहे हैं उसको मिनिमाइज कर दे। और दुनिया में ऐसे लोग नहीं है जैसे हमारे मुल्क में। एक बात मैं और बताऊं भैया, मैं स्विट्जरलैंड गया, पूरे परिवार हम सब गए। वहां हमें माता पिता 2 बच्चे मिले, बड़े थे, 18-18, 20-20 साल के बच्चे। पिताजी से मैंने पूछा आप क्या करते हैं, जवाब सुनिएगा। पिताजी ने कहा मैं सर्दियों में स्कीइंग सिखाता हूं, उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं। गर्मियों में पैनकेक बना के बेचता हूं, उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं। और ये मेरा फिक्स है, महीने में 2 ट्रे पैनकेक बनाता हूं। और स्कीइंग में भी फिक्स है, 1 बैच सुबह 1 बैच शाम को, बस। माँ से मैंने पूछा आप क्या करती हैं आंटी? बोले मैं विटामिन बी पर व्याख्यान देती हूँ। मैं भी व्याख्यान देता हूँ। आप कितने लोग आते हैं आपके व्याख्यान में? बोले कभी 4 हो जाते हैं, कभी 3 हो जाते हैं, कभी 4-5 हो जाते हैं, तो मैं दे देती हूँ। एक व्याख्यान के मैं $25 या कुछ वो बता रही थी यूरो लेती हूँ। और जब 4 की बैच हो जाती है तो मैं व्याख्यान दे देती हूँ कि शरीर में विटामिन बी का कंपोजिशन कैसे मेंटेन रखा जाए। ये वही करती हैं वो, बस। बेटी से मैंने पूछा आप क्या कर रही हैं? तो उसने कहा मैं आर्कियोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ। मैंने बोला उसके बाद क्या करेंगी? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरा इंटरेस्ट है आर्कियोलॉजी, मैं आर्कियोलॉजी पढ़ रही हूँ। बेटे से मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा मैंने फ्रांस में बर्कले से म्यूजिक पढ़ा, एक डिप्लोमा पढ़ा, अब मैं अपना खुद का ही संगीत बनाता हूँ निजाम भाई, रिकॉर्ड करता हूँ, खुद ही घर घर जाके बेचता हूँ। और चारों जो हैं अत्यधिक प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं, उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। और हमें उन्होंने उनके घर से लाया हुआ पिज्जा खिलवाया जो हम ढंग से चाप नहीं पाए, हमने बदले में मेथी के पराठे उन्हें खिलाए, और बहुत ही अच्छा संवाद हुआ। ऐसी कोई महत्वाकांक्षा की दौड़ में ही नहीं है वो लोग, एंड दे आर लिविंग ए हैप्पी लाइफ। तो इस दुनिया की 60% प्रॉब्लम तो एम्बिशन वाले चीज से ठीक हो सकती है। और एक दूसरी बात, अगर आप गांधी जी को पूरा स्टडी करेंगे, जितने लोग लीडरशिप का, भाई समाज तो लीडर से चलता है ना, पॉलिटिकल लीडर से चलता है, सोशल लीडर से चलता है, एजुकेशन के लीडर से चलता है, रिलीजियस लीडर से चलता है, लिटरेरी लीडर से चलता है, समाज तो नेतृत्वकर्ताओं से चलता है, जैसे हमारे अरविंद वागड़ी जी बैठे हैं, ऐसे लोगों से चलता है। अब अगर उनका लीडरशिप पैटर्न देखिए तो अंग्रेजी में एक वर्ड होता है पावर। पावर तो हिंदी में कहते हैं शक्ति, लेकिन शक्ति के 2 समानार्थी होते हैं, एक होती है ताकत और एक होती है ऊर्जा। अगर आप गांधी जी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ताकत और ऊर्जा एक चीज नहीं है। अगर आप गांधी जी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ताकत एक अलग फिनोमेना है, ऊर्जा एक अलग फिनोमेना है। स्वामित्व से ताकत पैदा होती है, त्याग से ऊर्जा पैदा होती है, बिजनेस और पॉलिटिक्स करने से ताकत पैदा होती है, कला, साहित्य, संगीत, खेल कूद, व्यायाम, इससे ऊर्जा पैदा होती है, सफलता से ताकत पैदा होती है, पवित्रता से ऊर्जा पैदा होती है, सूचना से ताकत पैदा होती है, ज्ञान से ऊर्जा पैदा होती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों एक चीज नहीं है, कॉम्प्लेक्स है आपके भीतर का, चाहे वो इंफीरियोरिटी हो या सुपीरियोरिटी हो, जो ताकत की भूख आप में पैदा करता है। ऊर्जा आप में सौंदर्य बोध पैदा करती है या सौंदर्य बोध आप में ऊर्जा पैदा करता है। और इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि ऊर्जा से जब चाहे तब ताकत पैदा की जा सकती है, पर ताकत से ऊर्जा पैदा नहीं की जा सकती। एक भैया बैडमिंटन के कोच इस देश में, वो भी कोई संत से कम नहीं है, पुलैला गोपीचंद, ऑल इंग्लैंड ओपन जीते। उसके बाद कोका-कोला ने कहा कि विज्ञापन करो, तो जैन भैया उन्होंने कहा कि भाई मैंने पिया नहीं आज तक, तो मैं नहीं करूंगा। बताइए आप, अपने पत्नी के गहने गिरवी रखकर बैडमिंटन की एकेडमी डाली, जबकि दुनिया के किसी भी बिजनेस प्लान में बैडमिंटन की एकेडमी वायबल नहीं हो सकती।
और ऐसी एकेडमी डाली और इतनी मेहनत करी कि पूरी दुनिया उनसे सीखने आती है। उन्होंने अपनी एक शिष्या तैयार करी, साइना नेहवाल, जिसने दुनिया में धूम मचाई। वो विश्व के 6वें नंबर की खिलाड़ी हो गई, दूसरे नंबर की खिलाड़ी हो गई। फिर साइना नेहवाल जो कि सफल हो गई, क्योंकि साइना नेहवाल ताकत का प्रतीक है, पुलेला गोपीचंद ऊर्जा का प्रतीक है। तो साइना नेहवाल ने एक दिन सोचा, नाउ आई नीड अ इंटरनेशनल कोच। गोपीचंद साहब ठीक है, अच्छी बात है, पवित्र हैं, बहुत महान है, संत है, लेकिन अब मुझे नई तकनीक सीखनी है। तो उन्होंने इन्हें छोड़ दिया और इंटरनेशनल कोच कर लिया। वो दिन है और आज का दिन है। साइना नेहवाल कभी भी उस स्तर पर वापस परफॉर्मेंस में नहीं पहुंच पाई। आप पढ़ते हैं समझ बात। पुलेला गोपीचंद ने उसके बाद 3 और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पैदा कर दिए, जिसमें से एक ने ओलंपिक में क्या जीता, सिल्वर मेडल, एक ने जीता ब्रॉन्ज मेडल और 2 और कतार में श्रीनाथ और। तो मूल बात यह है कि एक पुलेला गोपीचंद कई सारी साइना नेहवाल बना सकता है, सारी साइना नेहवाल मिलकर एक पुलेला गोपीचंद नहीं। एक माधव परांजपे सर हैं जो हजारों विद्यार्थी बना सकते हैं, हजारों विद्यार्थी मिलकर भी एक माधव परांजपे सर या पद्मनाभन मैडम नहीं बना सकते। थोड़ा निजी फैक्टर भी हावी हो जाता है बोलते बोलते, माफी चाहता हूं। लेकिन कुल मिलाकर अगर गांधी जी को समझना है तो पावर यानी शक्ति के 2 मतलब ताकत, और शक्ति का एक और मतलब ऊर्जा। तो ऊर्जा ओरिएंटेड अगर व्यक्ति बनता चला जाएगा तो देखिए, पहले एक विषय हुआ करता था जब विनोबा भावे जी थे, आध्यात्मिक राजनीति। आध्यात्मिक राजनीति, अरविंद भाई हमारा विषय, आपका मेरा विषय, आध्यात्मिक राजनीति। जयंत भैया, आध्यात्मिक राजनीति यानी इस राजनीति के माध्यम से कुछ ऐसा कर गुजरना जिसे मृत्यु भी हमसे छीन न पाए। स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स यानी हम अपने जीवन काल में कुछ ऐसा कर दें पॉलिटिक्स के माध्यम से जिससे मृत्यु हमसे छीन न पाए। अरविंद भाई, वो जो स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स का एलिमेंट है वो महात्मा गांधी में था, वो विनोबा भावे में था, वो नेल्सन मंडेला में था। नेल्सन मंडेला, आप बताइए, उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रथम पंक्ति पर उन 3 जेलरों को बैठाया जिन्होंने सर्वाधिक शोषण उनका किया, और उस स्पीच में कहा कि पहले भले ही श्वेत लोगों ने अश्वेतों का शोषण किया, लेकिन मेरे आने के बाद अश्वेत श्वेत का शोषण नहीं करेंगे, इसलिए मैं आप तीनों को भी प्रणाम करता हूँ। ये किसका इफेक्ट है? ये महात्मा गांधी का ही तो इफेक्ट है। ये किसका इफेक्ट है? गांधी जी पर जो लोग बहस करते हैं, मैं उन्हें कुछ एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। एक माँ के बेटे को उसी के क्लास का एक लड़का गोली मार देता है। अदालत में माँ से पूछा जाता है कि आप क्या कहना चाहती हैं? माँ क्योंकि गांधी जी को पढ़ती थी तो कहती है इसे रिहैबिलिटेशन में भेजो, कोशिश करूंगी कि इसे माफ कर दो। वो रिहैबिलिटेशन पूरा करके लौट के आता है, उस माँ से मिलता है और कहता है कि मैरी थॉमसन जी, मैंने तो आपके बेटे को मारा है, तो मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, पर फिर भी अगर मुझे माफ कर सके तो करिएगा। मैरी थॉमसन कहती है मैं प्रयास कर करके पिछले सालों में तुम्हें माफ कर चुकी हूं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई दुर्भावना नहीं है। चले जाता है। ओशियाना इजराइल नाम है उस व्यक्ति का। ओशियाना इजराइल चले जाता है। ओशियाना इजराइल 7 दिन बाद फिर लौटता है, कहता है मैं मैडम ये रिफ्लेक्स है, ऊपर वाला फ्लोर ले लूं? मैरी थॉमसन कहती ले लो भाई, जब कोई दुर्भावना ही नहीं है तो क्या है, ले लो। ओशियाना इजराइल मैरी थॉमसन के घर के ऊपर रहने लगता है। बात होती रहती है। उसे ओशियाना इजराइल को मैरी थॉमसन कहती है अरे तुम्हारी बस आने में समय है, थोड़ा लेट हो गई, चाय पीते जाओ। मैरी थॉमसन चाय पिला रही है निजाम भाई ओशियाना इजराइल को। संबंध अच्छे होते चले जाते हैं। बीबीसी का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में बातों में कुछ हंसी मजाक चल रही होती है। मैरी थॉमसन के मुंह से ओशियाना इजराइल के लिए निकल जाता है, नो सन इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स नॉट लाइक दैट, ओ सन, नो सन इट्स नॉट लाइक दैट। अरे बेटा ये बात ये नहीं है। और उस दिन के बाद से एक बेटा जो माँ के लिए करता है, ओशियाना इजराइल मैरी थॉमसन के लिए करता है। तो जाकर उन लोगों को बताए जो गांधी जी के लिए नासमझी में कुछ बातें कहते हैं कि मैरी थॉमसन का हृदय परिवर्तन गांधी जी के विचारों को पढ़कर हुआ।
है कोई चिंतक, है कोई विचारक, है कोई इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति जो अपने बेटे के हत्यारों को माफ कर सकता है? नहीं है। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, ये तो एक मैंने दे दिया, बता दिया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। अमेरिका का एक पुलिस अधिकारी था, उसको एक दंडाई ने गोली मार दी, जीवन भर के लिए विकलांग हो गया क्योंकि पीछे लगी थी गोली पीठ के नीचे। पूछा कि क्या सजा दी जाए, उसने कहा बच्चा है साहब, ये तो भी बालिग भी नहीं है, लगभग बालिग है, माफ कर दीजिए। जज ने कहा यार तुम पूरे जीवन के लिए अपाहिज हो गए। उसने कहा साहब मैं ये गोली का घाव लेकर तो जी सकता, और दुर्भावना की फांस लेकर नहीं जी सकता। मतलब आप देखिए, ये गांधी जी से प्रभावित लोग हैं, ये महात्मा गांधी से प्रभावित लोग हैं, और ऐसे अनंत किस्से हैं। ये कोई ऐसे कोई एक या दो किस्से नहीं है, ऐसे अनंत किस्से हैं। एक और ये गन वाली एक और स्टोरी है। ऐसे ही एक पिता के बेटे को एक झगड़ा होता है किसी नाइट क्लब में, दोनों लोग पिस्तौल निकाल लेते हैं, एक चला देता है, एक व्यक्ति मर जाता है। पिता से पूछा जाता है क्या चाहते हैं, वो कहता है कि कुछ नहीं साहब, रिहैबिलिटेशन में भेज दीजिए। रिहैबिलिटेशन स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। अब वो व्यक्ति आता है रिहैबिलिटेशन से और कहता है कि साहब आपने मुझे माफ कर दिया, तो अकल्पनीय है। तो पिता कहता बेटा मैंने पूरे इंसिडेंट की डिटेल निकाली, दोनों ने आवेश में आके बंदूक निकाली थी, चल तुमसे पहले गई, उल्टा भी हो सकता था। तो कहता मैं अब आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो पिता कहता है काम करते हैं, तुम तो मेरे लिए क्या कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। 100 माइल के रेंज में 40 स्कूल हैं, 100 माइल के रेंज में 40 स्कूल हैं। हम हर सप्ताह एक स्कूल में चलते हैं और बच्चों को समझाते हैं कि बंदूक के साथ मत खेलो। गांधी के विचारों का लाखों हजारों किलोमीटर दूर इस तरह का उसका असर है आज भी। ये तो मैं 200 साल पुराने उदाहरणों की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, आपने सुना नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं, जाना नहीं, इसलिए राय बना लेना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सोर्सेज के बेस पर, वो अपनी जगह ठीक है। एक कार्यक्रम में विद्यार्थियों का कार्यक्रम था, यूथ कॉन्क्लेव थी, तो किसी ने मुझसे पूछा गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, तो मैंने कहा भाई तुमने इंचिलाडा विद ट्राइफल सॉस विद कैरामेल टॉपिंग कोन के नीचे रख के कभी खाया है? तो डर गया, उसने कहा नहीं, मेरे कैसा स्वाद है उसका, मीठा होता है, नमकीन होता है, स्पाइसी होता है, चिली फ्लेक्स होता है, कैसा स्वाद है उसका? बोले सर माफी चाहता हूँ, मैंने ये डिश नहीं खाई। मैंने पूछा उससे, आजू बाजू 2 लोग और बैठे थे, मैंने कहा आपने खाया है? बोलता सर माफी चाहता हूँ, हमने भी नहीं खाया, आप तो पूरी दुनिया में घूमे हुए, हमने नहीं खाया है, हम तो यहाँ एक खाचरूप का है, यहाँ का है, हम यहाँ से एकदम से बेचारे डिफेंसिव हो गए। तो मैंने कहा आपने ये डिश नहीं खाई है ना? मैं आपको सच बताता हूँ, ऐसी कोई डिश है भी नहीं। अब जो डिश ही नहीं है उसके स्वाद पर आप और हम बहस करेंगे। आपने पढ़ा ही नहीं है गांधी को, आपने पढ़ा ही नहीं है नेहरू को, और अब आप विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। पढ़कर करिए तो बात समझ में। तो ठीक है, पढ़ेंगे, लोग पढ़ भी रहे हैं, विचारशील लोग हैं, थीसिस भी कर रहे हैं, पीएचडी भी, ऐसा भी नहीं, बहुत अच्छी चीजें भी हो रही है, बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे हैं, अपने जीवन को उतार भी रही है। देखिए दुनिया में जो 2 मूवमेंट चल रहे हैं, आप देखिए गांधीज़म की असर है। विगन मूवमेंट चल रहा है इस दुनिया, पूरी दुनिया में। आजकल आप स्पेन के किसी शहर में जाएं, शाकाहारी रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको, और एनिमल प्रोडक्ट भी नहीं, बटर चीज दूध भी नहीं, विगन प्योर वेज। कहीं ना कहीं ये किसका असर है? और दूसरा नेचुरोपैथी, लोग क्लोज टू नेचर रहना चाहते हैं। नेचुरोपैथी तो एक्सेप्टेड पैथी हो गई है, दीदी से बढ़कर कौन कर सकता है। ये जो इफेक्ट है ये धीरे धीरे गांधी के विचारों की ही तो स्वीकार होती है, उसी की तो एक्सेप्टेबिलिटी है। और जितनी दूसरी पद्धतियां या विचार हैं जो आपको अति की तरफ धकेल रहे हैं, अति से अति पैदा होती है, अति से सिर्फ अति ही पैदा होगी। और अति मतलब पेंडुलम की अति को इमेजिन कर लीजिए, जो अतिवादी होता है वो ठहर नहीं पाता, वो स्थायित्व उसमें नहीं हो पाता, क्योंकि वो एक अति से दूसरी अति की ओर मूव करेगा ही, ये तय है। मेरा एक मित्र था,
कम्युनिस्ट था, मैं किसी विचारधारा के फेवर अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। वो कम्युनिस्ट था और बड़ी कम्युनिज्म की बातें करता था, उसके पिताजी भी कम्युनिस्ट थे, तो पिताजी ने उसे चेकोस्लोवाकिया भेज दिया कि वहां पढ़ो, क्योंकि वो चेक एक कम्युनिस्ट देश था। वहां पढ़ा, कुछ मित्र बने, फिर वहां कुछ उसका राष्ट्रपति दोस्त हो गया, फिर वो धीरे धीरे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बातें कम करने लगा। फिर एक दिन उसने मीथेन गैस से 2 कुएं खरीद लिए, कहने लगा इससे मैं पैसा कमाऊंगा और इससे लोगों की मदद करूंगा, ऐसे कहता है आदमी। फिर 16 कुएं खरीद लिए, फिर वो केजीबी के लोगों के संपर्क में आ गया, फिर वो बहुत बड़ा वहां का बिजनेसमैन बन गया, फिर उसने 3 शादियां कर ली। अब वो मुझसे मिलने में भी टकराता है, क्योंकि सिर्फ इस दुनिया में मैं हूं जिसे मालूम है कि वो कम्युनिस्ट था, तो जो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट हो गया है। तो ये ट्रांजिशन देखा मैंने, कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट। तो अति से सिर्फ अति ही पैदा होती है। ये बात धीरे धीरे इस दुनिया को समझ में आ जाएगी। अब मैं तो बहुत और कर सकता हूँ बात, लेकिन मुझे लगता है कि हमें समय पर खत्म करना, जो भैया ने बोला था, आई थिंक क्या हो गया समय, बस तो फिर तो मुझे लगता है कि आपने बहुत ही प्यार से सुना, मुझे भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी बोलते हुए। मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मेरी क्लास में बहुत ही उम्रदराज लोग बैठे हुए हैं। पढ़ाते पढ़ाते टीचर की वीकनेस होती है, पढ़ाते पढ़ाते क्रॉस चेक करने लगता है लोगों से भी, उसकी वीकनेस होती है, उसकी पब्लिक स्पीकिंग का फ्लॉ है। एनी विच वेज आपने इतने प्रेम से सुना, आशीर्वाद दिया, हमेशा ही दिया है मुझे बचपन से लेकर अभी तक। उम्मीद है आगे भी ऐसा प्रेम जो है देता है। मेरे पिताजी के कुछ मित्र भी यहाँ बैठे हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ मैं। पापा के दोस्त हैं आप लोग, तो मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।